उम्मीद करता हूँ कि कल घर जाके आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी ऑडिट पढ़ते हुए। और मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि वो जो छोटा सा मैप जो कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में है, वो आपके किरतास पे भी मौजूद होगा। किरतास सफ़े को कहते हैं, इससे पहले कि आप जो है ना कुछ और तशरीह करना शुरू कर दें। तो अगर आप छोटी छोटी सी इस तरह की डायग्राम्स बनाते रहें हर दिन, तो आपको पूरे टॉपिक को समेटना आसान हो जाएगा। आपके अंदर एक कंप्रीहेंशन स्किल डेवलप हो जाएगी कि अगर हमने एक चीज़ समझी हुई है, पढ़ी हुई है, तो हमने उसको शॉर्ट करके कैसे लिखना है, जो कि पेपर में भी हमारे काफ़ी काम आ सकती है। तो क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि एश्योरेंस किसे कहते हैं? डेफिनेशन नहीं, सिर्फ एश्योरेंस क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है हौसला देना, तसल्ली देना, बताना कि घबराओ मत, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बेहतर हैं। तो एश्योरेंस कितने लेवल की दी जा सकती है? 2 लेवल की। उनके नाम क्या क्या हैं? रीजनेबल एश्योरेंस, मॉडरेट या लिमिटेड एश्योरेंस। अच्छा, ये एश्योरेंस की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5। तो उन 5 नामों को जानने के लिए हम फिर से वही सैंपल उठाते हैं। कल हमने वो 5 नाम अचानक से पूछ लिए थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुश्किलात थी, उस वक्त फ़ौरन से याद नहीं रहता। आज 24 घंटे गुजर चुके हुए हैं, क्लास में बहुत थॉरो डिस्कशन हुई है, देखा है, किताब में देखा है, नक्शा बनाया है। किबला वो 5 नाम बता दें। कोई से 5। भाई अभी तक उसकी तादाद के बारे में डाउट में है, वो एक्चुअल में 5 हैं। तो चले आप एक काम कर लें, आप उन 5 में से कोई से 5 बता दें, इनके लिए इजी कर देते हैं। असल में ना वो शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनमें से एक के अंदर 3 बातें लिखी हैं, वो सब बुलेट्स को इग्नोर कर दें। 5 चीज़ें। 3 पार्टी रिलेशनशिप, गुड। मैटर, सब्जेक्ट मैटर जो मुद्दा है। क्राइटेरिया, एविडेंस, गुड। रिपोर्ट, छा गए। तो इसका मतलब है कि इंसान जो है वो तैयार होके आए या एक दिन बाद एकदम से काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो जाता है। तो कल जो है ना वो भाई अचानक से फिसल गए थे और वो नहीं बता पाए थे, लेकिन आज जो है ना भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिए। तो 5 बातें हैं। 3 पार्टी रिलेशन, 3 पार्टीज कौन सी हैं ये जानने के लिए हम ऑडियंस की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। अब ये प्रैक्टिशनर कौन होता है भला? अगर कोई ऑडिट फर्म या कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो उस फील्ड का टेक्निकल एक्सपर्ट हो, जिसको उस तरह की चीज़ों का, वो प्रैक्टिशनर है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है भला? मैनेजमेंट वाले, वो लोग जिन्होंने वो सब्जेक्ट मैटर तैयार किया था। तो इंटेंडेड यूजर्स, शेयर होल्डर या वो लोग, असल में जो ब्रैकेट में एग्जांपल्स दी हुई हैं वो ऑडिट की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लेकिन इसकी अनलिमिटेड एग्जांपल्स हो सकती हैं। वो लोग जिनके फ़ायदे के लिए, जिनके लिए, जिनकी तसल्ली के लिए ये सारी एक्टिविटी हो रही है। ये 3 तरह की पार्टीज़ हैं। यहाँ भाई का एक सवाल है इन 3 पार्टीज़ पे। जी, क्या लीगल एडवाइज़र को हम प्रैक्टिशनर कह सकते हैं? दिस कैन हैपन। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी में चंद डायरेक्टर्स बैठे हुए हों और उनको बताएं कंपनी वाले कि जी हमारी कंपनी पे ना 4-5 बड़े हैवी केसेस हो गए हैं। अब वो सोच रहे हो केस हों कई करोड़ के, तो ये लोग परेशान बैठे हों कि अगर ये केस हम हार गए तो हमारी तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ऐसे में किसी डायरेक्टर ने कहा नहीं नहीं, केस तो होते रहते हैं बहुत, ये देखना ज़रूरी होगा कि केस मजबूत है या नहीं। तो केस मजबूत है या नहीं, क्या करें? तो वो कहेंगे एक काम करते हैं, एक लॉयर को बुला के उससे अश्योरेंस ले लेते हैं कि जो ये वाला केस है ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ऐसे में फिर ये लोग बुलाएंगे किसी को और वो आके गाइड करेगा कि इस वाले में आपको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है। तो लॉयर भी बन गया प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर इज़ एनीवन, मैंने तो कल एक मैकेनिक को बना दिया था। प्रैक्टिशनर इज़ एनीवन जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है और जो आपको ओपिनियन दे सकता है, राय दे सकता है कि ये चीज़ ठीक लग रही है या नहीं लग रही। तो हर वो शख्स, हर वो सर्विस प्रोवाइडर जिसने आके हमें अश्योरेंस दी, उसको हम ऑडिट की ज़बान में कहेंगे प्रैक्टिशनर। क्लियर हो गया? रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स वाली बात क्लियर है। फिर हम गए सब्जेक्ट मैटर पे। ये सब्जेक्ट मैटर क्या चीज़ है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। हम कहते हैं ना फलाना सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो रही है, तो सब्जेक्ट मैटर कहते हैं मुद्दे को, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, पॉइंट ऑफ इस एक्टिविटी क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब है वो चीज़ जिस पे एश्योरेंस चाहिए वो कहलाएगी
सब्जेक्ट मैटर। फिर था क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वो एंड पे, सबसे एंड पे इस लेन में जी। ये क्राइटेरिया क्या भला है? इन्होंने कहा AFRF भी इसकी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन AFRF तो एक एग्जांपल है। अगर आपको क्राइटेरिया के बारे में बताना हो कि क्राइटेरिया किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड्स या रूल्स या सिस्टम या कोई पॉइंट्स, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी निज़ाम के हाँ भाई ये फॉलो, तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, सेट ऑफ रूल्स होंगे, सेट ऑफ थिंग्स होंगी या स्टैंडर्ड्स होंगे या कोई लॉ होगा, हम उसको क्राइटेरिया कह सकते हैं। जैसे वो लॉयर भी आके अदालती रूल्स के क्राइटेरिया के मुताबिक जज करके बताएगा कि ये केस हारते लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो क्राइटेरिया वो रूल्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया। ये एविडेंस क्या चीज़ है? एविडेंस क्या है? प्रैक्टिशनर इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा, कुछ हम उसे इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ वो आके कोशिश करेगा। वो क्या करेगा? क्राइटेरिया पकड़ेगा और मुख्तलिफ चीज़ों को उसके साथ परखना शुरू कर देगा, जिससे उसे कभी अच्छा एविडेंस मिलेगा, कभी ख़राब एविडेंस मिलेगा। कुछ चीज़ें फॉलो हो रही होंगी, कुछ नहीं। तो जो प्रैक्टिशनर आके एक्टिविटी करता है और उसको जो नतीजा नज़र आता है, जिसको फिर वो क्राइटेरिया के साथ मैच करके देखता है सही है या गलत है, वो एविडेंस होता है। तो रिपोर्ट तो आसान सी बात है, वो जो एंड पे जो कागज़ की फॉर्म में एक चीज़ इशू की जाती है वो रिपोर्ट है। ये पांचों एलिमेंट समझ आ रहे हैं? अब वापस एश्योरेंस के लेवल्स की तरफ आते हैं। एक था रीजनेबल और एक था मॉडरेट। भाई का ये उन 5 एलिमेंट्स में सवाल है। क्या सवाल है? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ज़िम्मे है कि भाई आपने फलाना नक्शे के मुताबिक, फलाना कवानीन के मुताबिक, LDA के फलाना रूल्स को जहन में रखते हुए आपने ये घर तामीर करना है या ये प्लाजा तामीर करना है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जी हम एक ऑफिस बनाएं जो कि 7 मंजिला हो और सारे किराए पे दे दें, चूँकि कॉलेज में तो कमाई नहीं है। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जी एक 7 मंजिला इमारत बने और उस 7 मंजिला इमारत में हमारा हेड ऑफिस हो और हम सारे वो चीज़ें करें। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आजकल के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बड़े चालबाज होते हैं, ये कवानीन से हट के ये जो बनाते हैं प्लाजा, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स तोड़ देते हैं। तो मैं उस कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, मैंने कहा देखिए जी आपने 7 मंजिला इमारत बनानी है, लेकिन गवर्नमेंट के सारे रूल्स को भी ध्यान में रखना है और ये कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे हैं, इसके मुताबिक आपने तामीर करनी है। इतने बाय इतने की सीमेंट और मिट्टी की मिक्सिंग होनी, रेत की मिक्सिंग होनी चाहिए, इस क्वालिटी का सीमेंट लगना चाहिए, इतनी दीवार 2 ईंट की होनी चाहिए या 3 ईंट की होनी चाहिए। ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन है ना, तो शायद एक लंबे चौड़े कागज़ पे पूरा एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो। अब वो फ्रेमवर्क भी उन्होंने फॉलो करना है, प्लस LDA के रूल्स को भी ध्यान में रखना है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बहुत ज़्यादा पता है। मैं चाहता हूँ घर बन जाए या बिल्डिंग बन जाए, बट मुझे बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है उस चीज़ की। तो मैंने उसे कहा देखो तुमने सही बनाना है और मैं एक और शख्स को बुलाऊंगा जो चेक करेगा कि तुम सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया, मैं एक एक्सपर्ट को ले आया जो कंस्ट्रक्शन और LDA के इश्यूज़ को जानता था। मैंने कहा ये भाई साहब बिल्डिंग बना रहे हैं, मेरी बिल्डिंग है, तुम चेक करो। पूरा ट्रायंगल हो गया। मैं इंटेंडेड यूज़र हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग सही बनी है या नहीं बनी कवानीन की, लेकिन मैं उतनी नॉलेज नहीं रखता। वो जो बना रहा है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके ज़िम्मे था सब्जेक्ट मैटर बनाना, वो बिल्डिंग बनाना। और वो जो बाहर से बंदा आ रहा है वो प्रैक्टिशनर है जो उसके काम को देख के मुझे तसल्ली देगा कि उसने सही काम किया या नहीं किया। नहीं जी, हमारी 3 पार्टीज पूरी हो गई। 5 एलिमेंट्स में कोई सवाल किसी का? 5 एलिमेंट्स क्लियर हैं? 2 लेवल की एश्योरेंस थी, रीजनेबल, और दूसरे के 3 नाम थे। वो 3 नाम बताने का शर्फ हासिल करेंगी हमें जी। 3 नाम क्या थे जी? जो जैसे रीजनेबल एश्योरेंस है ना, एक ये नाम है और एक इसके साथ एक दूसरा भाई था, लेकिन उसके 2-3 नाम है। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर है वो, मैंने कहा शायद 7। हाँ, ये तो रीजनेबल का दूसरा नाम है। अच्छा, रीजनेबल के बाद भी एक एश्योरेंस पड़ी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं तो आपकी 3 में से तो लिमिटेड एश्योरेंस, नेगेटिव और मॉडरेट। बिल्कुल। तो रीजनेबल से जो दूसरी वाली एश्योरेंस है, उसको रीजनेबल से हटके जो दूसरी थोड़ी हल्की एश्योरेंस है उसको हम मॉडरेट यानी कि दरमियानी एश्योरेंस कहते हैं, लिमिटेड यानी कि महदूद एश्योरेंस कहते हैं, और नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि कल याद होगा हमारे उसके अल्फाज
नेगेटिव थे, माइनस में थे। ठीक हो गया। ये तीन तरह के अल्फाज हैं इनके। रीज़नेबल एश्योरेंस, फ़र्ज़ करें आप में से किसी को 5 नंबर का सवाल आए और रीज़नेबल एश्योरेंस के बारे में डिस्कशन करनी हो, तो 5 नंबर के लिए क्या क्या बताना चाहेंगे आप? ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में बताया जाए, बस आपने बताना है रीज़नेबल एश्योरेंस क्या है, वजाहत करें, दलील दे के साबित करें, हाशिया लगाने के इजाफी नंबर नहीं है। ये पाकिस्तान में एमफिल के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें इंस्ट्रक्शन में, इंग्लिश में एग्ज़ाम था, इंस्ट्रक्शन में उर्दू में लिखा था हाशिया लगाने के इजाफी नंबर नहीं है। क्योंकि लोग जो है ना वो वहाँ पे बिला वजह पहले लाइनें शाइनें लगा के वो कंटेंट को इतना छोटा कर लेते हैं, फिर 4-4 लफ्ज़ लिख के एक लाइन में चल रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार एमफिल में आ गए हो, खुदा का खौफ करो, इधर हाशिया लगाने के कोई नंबर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल की एश्योरेंस, रीज़नेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल की एश्योरेंस है, गुड। और अपना ओपिनियन देता है कि मैं समझता हूँ, एक शख्स अपना ओपिनियन देता है, तो इसमें ओपिनियन है और ये हाई लेवल एश्योरेंस है, दो निशानियाँ हो गई। ये पॉजिटिव टोन में होती है, ये पॉजिटिव टोन में होती है, गुड। इसकी एग्जांपल में आ जाती है कि जो ऑडिट करते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी मशहूर एग्जांपल ऑडिट है कि ऑडिट में हम जो एश्योरेंस देते हैं वो रीज़नेबल होती है। और इसके अल्फाज कुछ इस तरह के होते हैं, इन आवर ओपिनियन थिंग्स आर गोइंग गुड, फाइनेंशियल्स आर गुड, या जो भी, बस पॉजिटिव टोन में आपने चीज़ें बतानी है। तो रीज़नेबल नहीं होती, ये 100% नहीं है, लेकिन ये 100% की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है, अच्छी खासी होती है। मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर मैं समझाने के लिए बताना चाहूँ तो शायद 80% एश्योरेंस, लेकिन अगेन मतलब वो अटैच नहीं है परसेंटेज, बस ये क्वालिटेटिव में वो कहते हैं हाई। हाई का मतलब है ज़्यादा, कितना ज़्यादा वो लॉ ने या स्टैंडर्ड ने नहीं बताया। तो हाई लेवल की एश्योरेंस, पॉजिटिव एश्योरेंस, रीज़नेबल एश्योरेंस हमें समझ आ गई है। इसकी एक एग्जांपल जो कि ऑडिट होती है वो समझ आ गई है। फिर चलते हैं लिमिटेड, मॉडरेट या नेगेटिव एश्योरेंस की तरफ। ये लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? ये सबसे एंड पे जो भाई इस लेन में जब ख़त्म होगी, आज फर्स्ट डे, आप लोग, एक तो हमने क्लासें ऑलरेडी, आपके पेपर से आप फारिग हुए होंगे, थोड़ा मार्जिन रखा, कुछ आपकी किस्मत अच्छी कि पीआरसी के भी एग्ज़ाम आ गए पिछले हफ्ते में, तो हमने तो पहले ही बड़े तसल्ली से शुरू की थी क्लासें। उसके बाद आप लोग भी 2-3 दिन मज़ीद लेट आते हैं और फिर कहते हैं मैं सीरियस भी बहुत हूँ। तो सीरियस हो जाना है, हमने पहले दिन से सीरियस रहना है, बस आइंदा आपने रेगुलर आते रहना है। तो ख़वातीन की बारी आ गई फिर से। क्या है लिमिटेड एश्योरेंस? ये मॉडरेट एश्योरेंस होती है, दरमियानी एश्योरेंस होती है। एक नेगेटिव सी स्टेटमेंट देता है, मतलब नेगेटिव नॉट इन टर्म्स ऑफ बुरी स्टेटमेंट, नेगेटिव मतलब उसकी टोन नेगेटिव होती है, वो नफ़ी में बात कर रहा होता है, एक चीज़ को यस नहीं, एक चीज़ को नो कर रहा होता है। उससे उतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता कि वो ज़रा ज़्यादा अच्छे लेवल की एश्योरेंस दे देता, वो रीज़नेबल एश्योरेंस दे देता, दरमियानी उसके पास तसल्ली आई है। तो स्टेटमेंट इस तरह से देगा, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट द कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इन्होंने काफ़ी करीब तक पहुंच गई। इसी तरह की एक स्टेटमेंट देगा कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर फ्रेमवर्क या जो भी है। तो आपने 2 दफ़ा नेगेटिव बोलना है, मुझे नहीं पता लगा, सही नहीं है, यानी मुझे नहीं लगता सही नहीं है, जोड़ें तो शायद मुझे लगता है सही है, लेकिन अगर वो कह देगा मुझे लगता है सही है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो वो ज़रा सहमी हुई, डरी हुई सी, लिमिटेड सी एश्योरेंस देता है, जितने को पैसे मिले होते हैं उतनी को एश्योरेंस दे देता है। जी, मुझे नहीं लगता कि सही नहीं है, सही नहीं है, मुझे नहीं लगता। तुम मेरे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब इन दोनों को जोड़ें तो वो क्या, वो मेरे पास तुम हो, वो ड्रामा का क्या नाम था, तुम मेरे हो या मेरे पास तुम हो। तो वो बेसिकली 2 नेगेटिव्स हैं। सर मैं किसी दिन प्रेजेंट ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बच्चा दावा करे कि मैं किसी दिन प्रेजेंट ना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है वो
तो हम कहते हैं बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा। हमारी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी बेस पे हम कह सकेंगे फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। तो ये दो नेगेटिव्स हैं। कोई कंफ्यूजन, नेगेटिव, लिमिटेड, मॉडरेट, इस एश्योरेंस पे? क्या हमें पूरी किताब में जो वाहिद डिस्कशन उन्होंने एश्योरेंस के ऊपर की थी हमें समझ आ गई है? एश्योरेंस के लेवल समझ आ गए हैं, एश्योरेंस के एलिमेंट समझ आ गए हैं। एश्योरेंस की अगर सारी बात समझ आ गई है तो कल एक छोटा सा टॉपिक एक भाई ने सवाल पूछा था, वो भी बीच में आ गया टॉपिक, वो था इनहेरेंट लिमिटेशंस। हम इस सवाल पे थे कि क्यों एक ऑडिटर इतनी मेहनत करने के बाद भी देता ओपिनियन है, फाइनल हतमी बात नहीं करता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। तो हमने कहा ऑडिट के प्रोसेस में कुछ लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन होती है कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? ऑडिटर जितना काम करेगा उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कंपनियों का एक ऑडिट का बजट होता है तो वो उतने अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ऑडिटर उतनी बड़ी टीम लाए, और जब उतनी बड़ी टीम नहीं लाएगा तो वो ऑडिट भी उतना ज़्यादा गहराई में नहीं कर सकेगा जितना होने की ख्वाहिश है। कॉस्ट वाला पॉइंट समझ आ गया? फिर जो कंपनी के स्टाफ को डिसरप्शन कॉस्ट होती है, जो वो तंग होते हैं, ये बात समझ आई थी? जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो वो अपना रेगुलर काम भी कर रहे हैं और आपको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो एट टाइम्स आपको शायद बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना दे पाएँ, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो, जिसकी वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना समझ सकें। वो पूरा दिन आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो अपना काम भी कर रहे होंगे। तो ये भी इस प्रोसेस की एक लिमिटेशन है कि कंपनी वाले ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कुछ लोगों को हायर करेंगे तुम ऑडिटर्स को जवाब दोगे और कुछ लोगों को कहें तुम लोग काम करोगे, और जवाब फिर वही देगा जिसने काम किया, उसी को ही समझ होगी उस काम की। ये लिमिटेशन समझ आई? फिर हमने कहा ऑडिटर सैम्पलिंग यूज़ करता है, ये बात समझ आ रही है? फिर हमने ये कहा कि जो फ्रॉड करने वाला है उसने तो वैसे ही फ्रॉड इतने अच्छे तरीके से छुपा दिया होगा तो शायद ऑडिटर के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाए, और जब टाइम भी कम है और एक चीज़ ख़ास तौर पे छुपाई भी गई है तो ढूंढना थोड़ा सा और मुश्किल भी हो सकता है। ये बात समझ आई? इसका ये मतलब नहीं हम आंखें बंद कर लें और कहें चलो फ्रॉड तो छुप गया होगा उसे नहीं देखते। हम फिर पूरा यूनिट पढ़ेंगे फ्रॉड के ऊपर और समझेंगे फ्रॉड क्या है, कैसे होता है, कौन करता है और फ्रॉड को हम किस तरह से पकड़ते हैं। हम बिल्कुल ऑडिट के जब एंड पे पहुंचेंगे तब हम पूरे ऑडिट में हम फ्रॉड पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन एंड ऑफ ऑडिट में हम देखेंगे कि अगर फ्रॉड हो तो पूरा ऑडिट किस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा और हम डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है? फिर वो था कि वो कोई परसुएसिव होता है और कोई कंक्लूसिव होता है, वो क्या बात थी? ऑडिट एविडेंस परसुएसिव है, कंक्लूसिव नहीं है। परसुएसिव जिससे हमें कुछ कायल हो रहा हो, और कंक्लूसिव हतमी फाइनल। तो हमें जो एविडेंस मिलता है वो क्या है? परसुएसिव। हमें फाइनल एविडेंस नहीं मिलता, हमारे सामने कुछ रसीदें, कुछ कागज़ होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन चूंकि हम उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे तो उसके ऊपर गाइडेंस देना या राय रखना इतना आसान नहीं है। इस पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो खुद भी कुछ एस्टीमेट्स पे बिल्ड हो रहा होता है, और वो एस्टीमेट अभी सर्टेन ही नहीं होते। भाई फ्यूचर आने से पहले हमें एग्जैक्टली बैड डेट्स का नहीं पता, आज एक अंदाज़ा ही है। फ्यूचर आने से पहले हमें एक्चुअल यूजफुल लाइफ का नहीं पता, आज तो एक अंदाज़ा ही है। तो फाइनेंशियल्स भी अगर अंदाज़ों पे बना हुआ है तो मैं कैसे उसके ऊपर 100% एक्यूरेट ओपिनियन दे सकता हूँ? तो जो लिमिटेशंस आप लोग पढ़ के आए उसमें कोई सवाल जी? इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट सिस्टम्स आर। मैं अगर ऑडिट करने जाऊँ, देखें अगर कोई ऑडिट करने आएगा हमारे कंट्रोल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। हमारे सिस्टम में कुछ फॉर्म्स होंगे, कुछ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, 5, 6, 10 बंदों की टीम काम कर रही होगी, उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे की तरफ से आ रही है, कोई बैंक से आ गया, कोई कैश में आ गया, कोई एक कैंपस में रसीद कट गई कि दूसरी जगह। ज़ाहिर है हमें एक अच्छा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि हम सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके और एक एरर फ्री माहौल की तरफ आ जाएँ। अच्छा, एक हम है और एक है बैंक जो करोड़ों अरबों रुपया अपने सॉफ्टवेयर्स पे लगाता है, सिस्टम पे लगाता है, एक एक चीज़ टैली होती है। उनका कैशियर जब तक एक एक पैसा टैली ना हो तब तक अपनी सीट से उठता नहीं है। हर चीज़ के रूल्स हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, एक एक चीज़ के 10-10 रिकॉर्ड बन रहे हैं, 5-5 जगह एंट्रियाँ हो रही हैं। अब उनका कितना मजबूत निज़ाम है और हमारा उनसे अगर कंपेयर करें तो आधा होगा। तो जब ऑडिटर यहाँ आएगा तो वो ज़रा ज़्यादा अलर्ट होकर काम करेगा कि यहाँ गड़बड़ें शायद ज़्यादा हों चूँकि इनका निज़ाम उतना मजबूत नहीं। लेकिन जब वो बैंक में जाएगा तो उसे लगेगा यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। जब बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है तो उसके जहन में आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ तो मसले होंगे ही नहीं।
लेकिन हम उसे डरा रहे हैं कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट सिस्टम आर, क्लाइंट वो है जिसका हम जाके ऑडिट कर रहे हैं, कता ताल्लुक इसकी कि क्लाइंट का सिस्टम कितना मर्जी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक कमरा है जिस कमरे में कैश पड़ा हुआ है या बहुत कीमती चीज़ पड़ी हुई है, आप क्लाइंट से पूछते हैं इसका सिस्टम क्या, वो कहते हैं एक बड़ा मजबूत सेफ है जिसके अंदर रखा हुआ है। फिर कमरे में रेस फैली हुई हैं, जो भी उन रेस को टकराता है वो जाता है। फिर कमरे में सेंसर लगे हुए हैं, ख़ास लेवल से ज़्यादा का वज़न जब कमरे के ऊपर पड़ता है तो कमरा शोर मचा देता है। फिर हीट सेंसर्स लगे हुए हैं, कमरे में जब एक इंसान एंटर होगा तो उसकी हीट, कमरे की हीट के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देगी तो वो सेंस हो जाएगा। कमरे में एंटर होने के लिए बाहर आँखों को स्कैन किया जाएगा, तो सिर्फ डायरेक्टर साहब की आंखें जो है वो स्कैन होकर कमरे में एंटर हो सकते हैं, अंगूठा भी वो भाई साहब अपना ही लगाएंगे। और उसके बाद करीब आके अगर वॉल्ट का पासवर्ड गलत दे दिया तो भी सिस्टम शोर मचा देगा। इस सारे निज़ाम के बावजूद भी वो 2-3 चार्लीज एंजल्स घुसती हैं छलांगे मारती हुई ऐसे ऐसे करके और सारा सामान लूट के चली जाती हैं। आपके दौर की अलग एग्जांपल है मनी हाइस्ट, उसमें भी इसके करीब करीब का कुछ होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन गालबन उसमें इसी तरह की कुछ बातें हैं। तो जो भी फिल्में देख लें, इतना मजबूत सिस्टम बताया जाता है मूवी के दरमियान में कि देख के लगता है कि ये तो नहीं टूट सकता, और एंड पे कहीं ना कहीं हीरो की जो टीम है उसने उसको फड़का फड़को के अंदर से चीज़ चुरा ली होती है। उसके बाद वो सड़क पे भाग रहे होते हैं, पुलिस वाले पीछे भाग रहे होते हैं, और बस एंड पे या ये पकड़े जाते हैं या सामान पकड़ा जाता है। तो खैर मुझे ये मनी हाइस्ट में नहीं पता कि इसमें बुरों के साथ बुरा करते हैं एंड पे, क्योंकि एक इखलाकी तौर पे ना एक कोई भी मूवी जब भी बनाएं तो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, एक बंदे को जितना मर्जी शातिर चोर दिखा दें, एंड पे कहीं ना कहीं दिखाना ज़रूर होता है कि उसके साथ कुछ बुरी हुई या वो पकड़ा गया। अगर ऐसा नहीं दिखाएंगे ना तो लोगों को तरगीब मिलेगी कि यार शातिर चोर तो बड़ा ज़बरदस्त बंदा होता है, वो पूरी मूवी में छाया रहता है, पुलिस वाले उसके पीछे भागते रहते हैं, वो सामान भी चोरी कर लेता है, उसकी शादी भी अच्छी जगह हो जाती है, वो ज़ाहिर फिल्म के अंदर तो फिर इमोशनल गाने भी आ जाएंगे और वो सारा कुछ। तो एक रूल होता है, कॉमन रूल होता है फिल्म इंडस्ट्री का कि आपने जो मर्जी विलन जितना मर्जी बुरा दिखा दिया है, जितना मर्जी तेज़ दिखा दिया, आप कहीं ना कहीं अच्छाई को एक दफ़ा जीतते हुए ज़रूर दिखाएंगे। तो मनी हाइस्ट में ऐसा नहीं है। सर आपका दौर गया, हमारा दौर गया, अब बुरे लोगों का ज़माना आ गया। तो हमारे ज़माने में वो इखलाकियात बहरहाल मौजूद होती थी, तो अब वो वाले चोरी करते हैं और उनको कोई नहीं पकड़ता। तो आप लोगों की नज़र में तो हीरो होंगे वो, आप लोग तो बस सोचते होंगे कि हम किस तरह से करें। और SBI के वॉल्ट में तो इतने वो भी नहीं लगे हुए, रेस शेज भी नहीं लगी हुई, तो आप लोग तो बड़े चालाक लोग हैं। जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, इन्होंने कहा देखें जी अक्सर वो दिखाते हैं कि वो चोरी करके उन्होंने कुछ अच्छा काम कर लिया, को हॉस्पिटल बना दिया या कुछ और इस तरह से करके। ये बड़ी पुरानी रिवायत है, इसके बारे में मुख्तलिफ बुज़ुर्गों से की भी रिवायत की जाती है, कुछ जगह ये कोट किया जाता है हदीस के तौर पे, अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं कि एक साहब ने आके कहा कि जी एक नेकी करने पे एक नेकी मिलती है, 10 नेकियाँ मिलती हैं, और एक बुराई करने पे एक बुराई मिलती है। तो उसने कहा फ़र्ज़ करें मैं एक जगह जाऊँ किसी के बाग में और उसका सेब चोरी कर लूँ, मैंने एक गुनाह किया, एक काउंट हुआ। फिर मैं वो सेब जाके गरीब भूखे आदमी को खिला दूँ, मैंने 10 नेकियाँ कमा ली। तो 10 में से अगर मैं एक गुनाह माइनस कर दूँ तो मैं तो 9 नेकियों पे हूँ। तो बताया जाता है कि आगे से जवाब मिला कि तुमने 2 गुनाह किए, एक गुनाह चोरी की, दूसरा चोरी शुदा चीज़ एक ऐसे आदमी को जो कि हराम निवाला नहीं खाना चाहता था, तुमने उसको चोरी शुदा चीज़ खिला दी। तो टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त आप चोरी करें और उसके बाद एक बड़ा शानदार आप हॉस्पिटल बना दें और वो गरीबों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा हो, इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यूटिलिटेरियनिज़म है, कैफ6 में भी उसका हल्का सा जिक्र आता है, उस हिसाब से तो येस यू आर डूइंग गुड, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत चीज़ जो आई है उसको आपने अगर सही तरीके से भी लगाया तो वो गलती रहेगी। चोरों से घर से चोरी कर ली तो उसके बाद जब आप चोरों कह रहे होंगे तो उसमें आप भी काउंट हो रहे होंगे। फिर तो मतलब अगर घटिया लोगों के साथ आपने घटिया किया तो कल को कुछ और लोग आपको भी उसी तरह का घटिया इंसान कह रहे होंगे। तो बहरहाल वापस आते हैं, लेकिन ये मुझे सवाल सुन के समझ आया कि अब ये आजकल जो सीजन है इसका मतलब है या तो आप लोगों को फुल गलत चीज़ों पर राग़िब कर रहे हैं, वो निकला इनसे बाहर को, खुदा को खौफ करें, ऑडिट पढ़ लिया करें, इसमें अच्छी अच्छी बातें होती हैं।
जी, रॉबिनहुड के बारे में क्या ख्याल है? अगेन वही बात है कि रॉबिनहुड भी उस वक्त अमीरों के घरों में चोरियां करता था, गरीबों को पहुंचाता था। तो तारीख उसको एक बड़े अच्छे करैक्टर के तौर पे जानती है, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, 100% गलत है। तो अब वही बात है कि अब आप लोगों के शायद स्टैंडर्ड बदल गए हैं आज के दौर के सीजन्स और वो देख के, लेकिन बहरहाल गलत हमेशा गलत होता है। आप जितना मर्ज़ी उसको खूबसूरत लिफाफे में चढ़ा के पेश करें, जितना मर्ज़ी उसकी पैकिंग अच्छी कर दें, जुर्म जुर्म होता है, गलत चीज़ गलत होती है। नहीं सर देखिए, मैंने कम्बो क्लास ली, मैंने एक गरीब बच्चा देखा तो मैंने कहा मैं फ़िज़िकल क्लास ले लिया करूँगा, तुम मेरा पोर्टल देख लिया करना, तुम क्लास ले लेना। फिर जब मैंने उस हॉस्टल में देखा तो 15 गरीब बच्चे मुझे और मिले। फिर हमने क्या किया, हमने कमरे में प्रोजेक्टर लगा लिया और फिर आपका पोर्टल पे जो क्लास चलाते थे तो वो यूज़ वही बच्चा करता था सर, वो उसी का सिस्टम चलता था। इर्द गिर्द वाले दीवार पे जो अक्स नज़र आ रहा होता था उसको देख के एवी महसूस हो रहे होते थे। तो गलत बहरहाल गलत है, अनफॉर्चुनेटली। आप उसको जितना मर्ज़ी खूबसूरत लिबादा उड़ा दें, गलत। जब इंसान इस तरफ आ जाता है ना, जब इस एज में आप इस तरह की चीज़ को सही समझना शुरू कर देते हैं तो बड़े होके आपने तो लुट मचा देनी है। आप लोगों ने तो सही वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना है। जी वापस इधर आए, कल हमने जितना पढ़ा उसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? जी जब जो फ्रेंडशिप स्टेटमेंट्स बनती है किसी भी कंपनी की, ठीक है, तो ईयर एंड पे बन जाती है। जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने कहा ईयर एंड पे बन जाती हैं, उसमें एस्टिमेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उसमें एस्टिमेट इस्तेमाल होते हैं। तो ऑडिट भी किस टाइम पे हो रहा होता है? ऑडिट किस टाइम पे हो रहा होता है? ऑडिटर नॉर्मली तकरीबन अगर जून 30 ईयर एंड है तो ज़्यादातर समझें 20 जून के आसपास अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ कर देगा। ऑडिटर पॉइंट होता है पिछले साल एजीएम पे, आपने सुना होगा हर साल एजीएम होती है और एजीएम पे उस साल के अकाउंट्स बताए जाते हैं। तो हर एजीएम पे अगली दफ़ा का ऑडिटर पॉइंट होता है। अगला पूरा वीक हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह यही होगी कि ऑडिटर कैसे आता है, कंपनी लॉ के मुताबिक उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होती है। तो ऑडिटर पॉइंट हो चुका हुआ है ईयर एंड होने से समझें कोई 8 महीने पीछे। तो बीच बीच में वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, कंपनी से मुलाकातें करता है, लेकिन ऑडिटर का भी असल मेन जो ज़्यादा काम है वो तब होगा जब फाइनेंशियल्स फाइनल होंगी। तो जून एंड के करीब वो ज़रा ज़्यादा अलर्ट होता है। ईयर एंड वाले दिन खास तौर पे वहाँ पहुँचता है कि आखिरी दिन मैं मौजूद हूँ और स्टॉक और ये चीज़ें कैश तो उस वक्त कम से कम अपने सामने देख लूँ। लेकिन उसके बाद समझें मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर तक ये मेन टाइम होता है जिसमें ऑडिट चल रहा होता है तेज़ी से। तो ऑडिट दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं फाइनल ऑडिट, एक को हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। फाइनल ऑडिट वो होता है जो एंड ऑफ ईयर के आसपास होने वाली एक्टिविटीज़ हैं। इंटरिम में क्या होता है, आप कई दफ़ा ज़्यादा लोड की वजह से कोई ईयर एंड होने से 3-4 महीने पहले आ जाते हैं, उस टाइम पे कर लेते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग है, नक्शे बनाना, समझना, मीटिंग्स करना, वो सारे काम पहले करके रख लेते हैं और जो बाकी स्टेप्स हैं वो आप ईयर एंड पे आके कर लेते हैं। तो नॉर्मली ऑडिट, जब मैं ऑडिट बोलता हूँ तो इसका मतलब है फाइनल ऑडिट। लेकिन ऑडिट की किस्म इंटरिम ऑडिट भी है जिसमें आप ईयर एंड होने से पहले आके भी बहुत सारे प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। डन? अगर कोई चीज़ एस्टिमेट हमने किसी भी चीज़ का लगाया था और वो रियलिटी जो है वो पता चल गई कि ये इतनी सेल्स थी या इतना बैड डेट, ठीक है, और वो उस टाइम पे उसको पता चल गया। बेहतरीन बात इन्होंने कर दी। अगर एक चीज़ का एस्टीमेट था और उसकी रियलिटी हमें पता लग जाए तो क्या हम उसको रिवाइज़ करेंगे? डिपेंड करता है कि ऑडिटर ने अभी रिपोर्ट जारी की है या नहीं की। जून 30 पे उन्होंने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट, अगले 1.5 महीने में हमारे बैड डेट 3-4% हो जाएंगे। ऑडिटर भाई ने अपनी जो रिपोर्ट पेश करनी है वो सितंबर एंड पे पेश करनी है। तो अगर ऑडिटर के सामने ही जुलाई में या अगस्त में जाके कंफर्म हो जाता है कि बैड डेट्स कितने हैं तो उन बैड डेट्स की फिर एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। हम एक्सटेंडेड पढ़ेंगे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट। ईयर एंड के बाद वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने ईयर एंड की एंट्रियों में प्लस माइनस करना होता है। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी मैं याद करा दूँ कि एक प्रोविजन फॉर बैड डेट होती है और एक बैड डेट राइट ऑफ होता है। पहले आप अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन आगे जब आपको हकीकत पता लग जाती है तो आप एग्जैक्टली उतने डेटर माइनस कर देते हैं। पहले तो आपने डेटर पूरी अमाउंट पे दिखाए होते हैं, नीचे प्रोविजन माइनस करके नेट डेटर्स दिखा देते हैं। लेकिन जब आपको कंफर्म हो जाता है तो आप प्रोविजन उतने से ख़त्म कर देते हैं और असल में डेटर्स उतने से माइनस कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि आपने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया, आपने डायरेक्ट डेटर्स को चार्ज कर दिए होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑडिटर की मौजूदगी में कोई भी ऐसी चीज़ आई जो ईयर एंड पे सेमी फिनिश फॉर्म में थी तो बाद में ऑडिटर उसके ऊपर काम करता है। तो इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे बड़ा डिटेल से। 560 आई कि आपको काफ़ी पसंद आई है 560, वो जो चैप्टर 14 है ये उसका एक स्टैंडर्ड है। तो हम ईयर एंड के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं देते तब तक की चीज़ों में हम काफ़ी ज़्यादा लायबल होते हैं। जी
कल जो हमने पढ़ा उसमें कोई सवाल हमने समझ के चलना है, जब तक सारे सवाल ख़त्म ना हो हम आगे नहीं चलेंगे। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? एवरीथिंग क्लियर? हमें ऑडिट भी समझ आ गया, हमें एश्योरेंस भी समझ आ गया। तो एक काम करते हैं, हमारे सिलेबस में एक हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट है कि आईफेक क्या होता है, आईएसबी क्या होता है, ये इदारे क्या हैं, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझाने के लिए मैं नॉर्मली, मेरे पास 3 कहानियाँ होती हैं। 3 कहानियाँ सुन के ना थोड़ी सी समझ ज़्यादा बेहतर आ जाती है कि ये इदारे बनते कैसे हैं। तीनों सच्ची कहानी है। आखिरी वाली कहानी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, और वो कहानी मुझे डर लग रहा है कि कैमरे के सामने होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले वीक की तो वीडियोस वो यूट्यूब पे भी जा रही होती हैं, तो ना वो ख़तरनाक बात हो जाए। तो पहली कहानी बहुत ही स्लैंग कहानी, एक रिक्शा चलाने वाले की कहानी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इदारे नॉर्मली किस तरह से बनते हैं। आज हमारे सामने जो भी मोतबर बड़े इदारे बने हुए होते हैं, उनका स्टार्ट बहुत देसी तरीके से हुआ होता है। तो एक रिक्शे वाले को हर वक्त ये परेशानी होती थी कि जब भी हम कहीं जा रहे हों और बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हों, तो ट्रैफिक पुलिस वाले रिक्शे वाले को पकड़ के उसका चालान कर देते हैं। हम रिक्शे वालों के कोई हकूक़ ही नहीं है, हम रिक्शे वालों के साथ हर कोई बुरा कर रहा है। हमारा कस्टमर पैसे लेके भाग जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस हमें तंग करती है, कई सड़कों पे हम जा नहीं सकते, अक्सर जगह रिस्ट्रिक्शन हम पे लगती हैं। कोई भी धरना हो, कोई मसला हो, तो हमारा रिक्शा रोक के वो जनाब कह देते हैं कि नहीं जी आप लोगों ने नहीं गुजरना यहाँ से। तो ये क्यों है? उसने इधर उधर लोगों से पता किया, तो लोगों ने कहा कि देखो हर जगह मज़दूरों की यूनियन होती है, फ़लाना तरह की यूनियन होती है, लेकिन हम रिक्शे वालों की यूनियन कोई नहीं है। अगर हमारी यूनियन बनी हुई हो तो एक जमात हो जो हमारी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाए, हमारे मुतालबात पेश करे और हमारे लिए लड़े। उसने कहा चलो अगर ऐसा है तो हम अपनी यूनियन रजिस्टर करा लेते हैं। वो भाई साहब पहुँचे एक जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ रेलेवेंट ऑफिसर बैठे हुए थे। उसने उन्हें कहा कि जी मुझे रिक्शा यूनियन रजिस्टर करवानी है। तो उन साहब ने उसे देखा तो वो एक अनपढ़ सा आदमी नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा तुम्हें पता है यूनियन रजिस्टर कैसे होती है? उसने कहा नहीं पता, तभी तो आपके पास आए हूँ, आप गवर्नमेंट के लोग हैं, आप हमें हेल्प करेंगे। उसने कहा भाई उसमें तो बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बड़ा लंबा चौड़ा मामला होता है, ये कागज़ वो कागज़, आर्टिकल मंशूर फ़लाना फ़लाना, तुमसे ना हो पाएगा। उसने कहा देखिए आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। अब बंदे ने तंग आके ना उसे कागज़ों का पलंदा दिखाया, देखो इतना पलंदा है, इसका हर कागज़ भरना होता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे अनपढ़ गंवार के लिए बैठ के मैं ये सारी चीज़ें लिखूँ। बेचारे को बड़ा दुख हुआ। बाहर निकल रहा था तो पीछे से आवाज़ दी, वो पीछे से उस बंदे ने एम ही कहा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं अनपढ़ जाहिल लोग। अब बाहर निकलते उसने सोचा यूनियन तो मैंने रजिस्टर करानी है। अब गवर्नमेंट के बंदे ने फैसिलिटेट नहीं किया, लेकिन ये यूनियन रजिस्टर होके रहेगी। अब ना वो अब ज़िद में आ गया। उसने क्या किया, थोड़े से पैसे उसके पास थे, उसने मुख्तलिफ रिक्शा ड्राइवर्स को इकट्ठा किया और उनको एक स्कीम समझाई। फिर उसने कुछ फ्लैक्स बनाए और उस फ्लैक्स पे अपनी तस्वीर लगाई और नीचे लिखा सदर अंजुमन यूनियन फ़लाना, और और साइड पे लिख दिया कि हमारे मेन अगराज़ व मकासद क्या हैं, एलटीसी के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ फ़लाना फ़लाना फ़लाना, ये हमारे। और नीचे लिख दिया अगर आप भी इस यूनियन के मेंबर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके अपना इंदराज करवा लें। और ये फ्लैक्स 6-7 रिक्शों के पीछे लगा दिए जो उसके दोस्तों के रिक्शे थे, और उनसे कहा बस तुमने पूरे लाहौर में जब जब फिर रहे हो ये फ्लैक्स नहीं उतारना। तो अगर 6-7 रिक्शे पूरे लाहौर में फिर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो जब भी किसी रिक्शे वाले ने सामने रिक्शे वाले के पीछे ये फ्लैक्स लिखा देखा, एक साहब की तस्वीर नज़र आ रही है और वो सदर हैं उस यूनियन के, और साथ नंबर भी दिया हुआ है, तो उसको हुआ कि अच्छा मैं शायद बहुत ही अनजान हूँ, मुझे नहीं पता था हमारी एक यूनियन भी है, तो मैं भी जाके रजिस्टर हो जाऊँ इसमें। तो उन साहब को लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी इस वक्त तो हम लोग अपने बहुत इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन हम फौरी नहीं कर सकते, चूँकि हम लोग जो है ना फ़लाना तारीख को एक धरना प्लान कर रहे हैं लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, उससे फ्री हो जाएं फिर आपको रजिस्टर कर लेंगे। बल्कि एक काम करें, आप उसी दिन ही आ जाएँ, आप आ जाएँ, आप धरने में शामिल भी हो जाएँ, ताकि हमें भी लगे कि आप भी अपने भाइयों की तरह से ही उसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और जब धरना ख़त्म होगा तो मैं बैठ के आप सब लोगों को रजिस्टर कर लूँगा। तमाम रिक्शे वालों ने जिसने रब्ता किया उसने सबको यही कहा कि आपको उस दिन रजिस्टर कर लूँगा। तो सबके जहन में था कि शायद एक यूनियन है जिसमें शायद 100 से ज़्यादा रिक्शे वाले मौजूद हैं, और शायद मैं अभी तक उसमें मौजूद नहीं हूँ, तो मैं उस दिन जाके रजिस्टर हो जाऊँगा। तो उस दिन कोई
200 के आसपास या 150 इस तरह से करके रिक्शे वाले इकट्ठे हो गए प्रेस क्लब के सामने। वो भाई साहब ने कुछ प्ले कार्ड्स पहले से डिज़ाइन किए हुए थे, अलग अलग लोगों को प्ले कार्ड्स पकड़ा दिए, उन्हें पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। और जिससे जाके मिलता था कहता था आपका नाम क्या है, वो अच्छा हाँ आपकी कॉल आई थी कुछ दिन पहले, हाँ हाँ ठीक है आपकी रजिस्ट्रेशन रहती है। 2-3 और लोग भी हैं जिनकी, उसने कहा साथ वाले से पूछ लो उसकी भी ना हुई हो, तो उसने कहा आप में से कुछ 3-4 लोगों की रजिस्ट्रेशन रहती भी है, तो एक दफ़ा हम फ्री हो जाएं फिर आप मुझे बताइएगा मैं आपको रजिस्टर कर लूँगा। तो अब सबको लग रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म जमात है जो ऑलरेडी रजिस्टर है, और जो है वो अब हमारा एक इवेंट है और इस इवेंट में हम पार्टिसिपेट करने आए हैं और हम रजिस्टर भी हो जाएंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सामने जब इतना रश लगा तो महकमे अलर्ट हो गए, मीडिया आ गया, शोर मच गया कि जी लाहौर में रिक्शे वालों ने स्ट्राइक कर दी है। तो वो उन्हें कि जी आप जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर आए, उनके आपके क्या मुतालबात हैं। अब सारे एक दूसरे को देखें कि पता नहीं उनके क्या मुतालबात हैं, प्ले कार्ड पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी वो सदर साहब को पता है। तो वो गवर्नमेंट वालों ने आके कहा कि तुम सदर रिक्शा यूनियन, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, मतलब तुम्हारा यूनियन का क्या वो रेफरेंस क्या है। उसने कहा जी इस वक्त ये ना बहुत इश्तियाल में है, ये खामखा कुछ जगह आग लगा देंगे, अंदर चल के सुकून से बात करते हैं। तो उन साहब को अंदर ऑफिस में लेके गए, गवर्नमेंट के कुछ बंदे आके बैठे, उन्होंने कहा जी क्या मुतालबात है। उन्होंने कहा हम सबका एक मुतालबा है, हमारी यूनियन रजिस्टर कराई जाए। अगर तुम्हें पता है यूनियन रजिस्टर कराना कितना मुश्किल काम है। उसने कहा मुझे पता है लेकिन ये बाहर वालों को नहीं पता। आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी अगर ये इश्तिहाल में आ गए, नहीं अनपढ़ लोग हैं तो हमें नहीं पता क्या कागज़ होते हैं, हमें यूनियन रजिस्टर चाहिए। अब जनाब वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के बंदे को जल्दी जल्दी वहाँ बुलाया, वो साहब आए वही जिसने इनकार किया था। तो उन्होंने कहा यार ये इनकी यूनियन रजिस्टर करनी है। उसने कहा मैंने इनको कहा था कि इन लोगों को नहीं पता, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कहाँ आते हैं कागज़ भरने। तो जो ऑफिसर था बड़ा, उसने कहा तुम्हें आते हैं ना, बैठो जी बताएं क्या नाम है यूनियन का, क्या किस तरह से। तो वो भाई साहब अपनी यूनियन रजिस्टर करा के वहाँ से उठे। गवर्नमेंट ने इनको एक दफ्तर एलोकेट किया, एक सैलरी एलोकेट की, एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट के खर्चे से उस यूनियन का दिया, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और जब ये बाहर निकला तो इसने आके कहा कि जी हमारे सारे मुतालबात पूरे हो गए हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने हमें एक नया दफ्तर भी दे दिया है। तो अब बेहतर है कि उस दफ्तर में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो, तो 2 दिन बाद फलाना जगह ऐसे दफ्तर पे आ जाइएगा और आप लोगों को हम रजिस्टर कर लेंगे। तो उस दिन जब लोग आए तो पहली दफ़ा यूनियन में लोग रजिस्टर होना शुरू हुए, जबकि उन सबको लग रहा था कि शायद इर्द गिर्द वाले ज़्यादातर लोग रजिस्टर्ड लोग हैं। तो कभी कभी इदारे बहुत पढ़े लिखे तरीके से नहीं बनते, इस तरीके से भी बनते हैं। चूँकि आज भी हमने 1-2 इदारों के बारे में समझना है। ये थी सबसे स्लैंग कहानी। फिर आते हैं थोड़े से दरमियाने लेवल की कहानी। एक दफ़ा कुछ लोग परेशान बैठे हुए थे, उन्होंने बीकॉम किया था लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से, और वो एक बैच पूरा फ्री हुआ था। बहुत पुरानी कहानी है, समझें कोई 70 साल के आसपास पुरानी कहानी। तो लोग इकट्ठे हुए एक जगह और उन्होंने कहा यार हम अकाउंटेंट्स की तो इज़्ज़त ही कोई नहीं है, हम इतनी मेहनत करके बीकॉम करते हैं। मतलब आज से 70 साल पहले जो बीकॉम, 70 तो ज़रा ज़्यादा हो गया, अगर मैं एक्चुअल एस्टीमेट दूं तो 65 साल तकरीबन, 65 या 55, 1960 से आगे। ठीक है, 65 तो जंग वाला वो था ना। तो तकरीबन 63-65 वर्ष पुरानी बात है कि वो लोग इकट्ठे हुए। हेलेस कॉलेज से उन्होंने किया हुआ था बीकॉम। हेले कॉलेज जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के उसमें आता था, कवरेज में आता था। और वो यही बैठ के सोच रहे थे कि हम अकाउंटेंट्स की तो इज़्ज़त ही कोई नहीं है, कोई हमें लेफ्ट आता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। एक इदारे में सारा काम ही हम करते हैं, सेठ का सारा काम हम देख रहे होते हैं। सेठ हमेशा मार्केटिंग वालों को अच्छे पैसे देता है और हमें मुजारे देता है कि हाँ तुम लोग तो मुंशी हो, ठीक है, करते रहो। उन्होंने कहा हमारी फील्ड में इज्जत होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। तो फिर बैठ के सोचा क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही होता होगा, अकाउंटेंट को कहीं इज्जत नहीं मिलती होगी। तो एक साहब ने कहा नहीं, एक ख़ास अकाउंटेंट होता है, उसको बड़ी इज्जत मिलती है। उन्होंने कहा जी वो कौन सा अकाउंटेंट होता है। उन्होंने कहा जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, हम अपने मुल्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेंगे, पेपर देने होंगे ना, मेहनत करनी होगी, करेंगे, इज्जत वाला अकाउंटेंट तो बनेंगे। तो जब पता कराया तो मुल्क में ऐसी कोई बॉडी ही नहीं थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराती हो। अब फिर से परेशान होकर बैठ गए।
आप क्या करें? तो उनमें से एक सियाना था, उसने कहा भाई नहीं है तो कभी तो बनेगी ना, और हम लोग बना लेते हैं। आइडिया अच्छा था, सबने बैठ के सोचा क्या होता है, किस तरह से होता है, पता लगा कि एक ऑर्डिनेंस रजिस्टर होगा, उसके तहत कुछ बायलॉज बनेंगे, फिर इस तरह का एक इदारा बन सकता है। मगर ठीक है, ताल्लुक़ वगैरह थे उनके मुख्तलिफ़ जगह पे, ज़ाहिर है अकाउंटेंट्स कम्युनिटी के लोग जगह जगह बैठे हुए थे, तो जो ईवान सदर में चंद लोग थे उन्होंने उनसे ताल्लुक़ लड़ा के उनसे कहा जी वो सदर से एक ऑर्डिनेंस साइन करवाना है। अब ये सबको हमेशा से पता होता है कि सदर कभी भी पढ़ के साइन नहीं करता ऑर्डिनेंस को, वो तो नीचे वाले लोगों पे भरोसा करता है ना, पढ़ लिया देख लिया कोई मसला तो नहीं होगा सर, टेंशन ना लें आप बस साइन करें। तो ऑर्डिनेंस साइन हो गया, लेकिन बहरहाल हम उतनी ज़्यादा बात नहीं करते, हो सकता है वो पढ़ लिख के साइन हुआ हो। मैं डिस्क्लेमर कैमरे पे दे दूं, अगर किसी ने को कट करके वीडियो चलाई तो पूरी चलानी है डिस्क्लेमर से कि ये वाली कहानी में हो सकता है थोड़ी बहुत बात फर्जी हो, ठीक है, हो सकता है एक आध बातें शायद फन टाइम के लिए हो और शायद हकीकत में ऐसा ना हो, हकीकत में शायद कुछ बहुत ही प्रोफेशनल हुआ हो। अच्छा, तो वो बीकॉम वाले जो हजरात हैं, वो जो पूरा बैच था अहले कॉलेज का, वो इकट्ठे होकर उन्हें समझ आया कि अब हम एक ऑर्डिनेंस बना लिया, और ऑर्डिनेंस के तहत एक इदारा वजूद में आया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। को 2 महीने गुजर गए, इनको फिर इज्जत नहीं मिली। नहीं कह रहा अब तो इदारा भी बना लिया, लेकिन ख्याल आया कि इदारा तो बना लिया, हमने नहीं किया सीए भी करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा सीए होता कैसे, ये तो हमें पता ही नहीं। तो एक साहब ने कहा इदारा हम नहीं बनाया ना, रूल्स हम बनाएंगे और कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं। फिर जब क्राइटेरिया बनाने बैठे तो बड़े मुश्किल पेपर, बड़ा सारा, तो इन्होंने सोचा ये तो 4-5 साल तक हमसे भी नहीं होगा। तो फिर सोचा एक काम करते हैं कि जो शुरू वाले मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा ऑनरेरी तौर पे हम बीच में ऐड कर देते हैं, बाद वालों के लिए कोई क्राइटेरिया रख देते हैं। एक ठप्पा उठाया, कागज़ पे नाम लिखते गए और ठप्पा लगाते गए। बहरहाल अब अगेन मैंने कहा ना कहानी में कुछ फर्जी बात दिया है, तो गुमान ये है कि शायद उस टाइम पे एक इम्तिहान कंडक्ट किया हो, इधर उधर की बॉडी से सर्च करके, फिर उस इम्तिहान को दिया हो, फिर उस इम्तिहान में जितने लोग पास हुए हों उन्होंने अपने आप को वो किया हो। लेकिन हाँ, मतलब क्या सराई ये है कि जब इतने सारे लोग इकट्ठे हों और एक इदारा उनके हाथों में खेल रहा हो, तो ये जुर्म है कि वो पेपर देने के बारे में सोचें। तो बहरहाल उस दिन कुछ सर्टिफिकेट जारी हुए और कुछ लोग पाकिस्तान के सबसे बुनियादी स्टार्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में कॉम्पिटेंस का कोई मसला था। उस ज़माने का बीकॉम तकरीबन इस वक्त के सीए से थोड़ा सा ही हल्के लेवल का था। जिस ज़माने में लोग एफएससी भी नहीं करते थे, और उस ज़माने में बीकॉम एक टेक्निकल एजुकेशन थी, तो वो मतलब कॉम्पिटेंट लोग थे, लेकिन वो उस लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरे। चूँकि उन्हें एक एज मिल गया कि इदारा वो बना रहे हैं, तो उन्होंने एक शुरू में छोटा प्रोसेस बना के अब हो गए बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट। इज़्ज़त अभी भी नहीं मिली। और उन्होंने कहा मार्केट की नज़र में इज़्ज़त कैसे लेके आए? उन्होंने कहा सेठ को तो पता ही नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, दुनिया को तो पता ही नहीं चार्टर्ड। पाकिस्तान वाले हायरिंग करते हैं, वो कहते हैं हमें अकाउंटेंट चाहिए, ये कोई नहीं कहता हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो उन्होंने फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर अलग अलग फेज़ डिफ़ाइन किए, ये इंटरमीडिएट है, ये फाउंडेशन है, ये फलाना है। और फिर उनके जितने भी सीनियर्स, जितने भी बैचमेट जो जगह जगह नौकरियां कर रहे थे, उनसे कहा तुम्हारे इदारे में जब भी कोई अकाउंटिंग की तुम्हें इश्तिहार देना हो, तो इश्तिहार में जहाँ लिखोगे ना बीकॉम रिक्वायर्ड, वहाँ ये भी लिख देना कि सीए फाउंडेशन रिक्वायर्ड, सीए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड। और कोई एग्जेक्टिव पोजीशन हो और वहाँ पे बहुत ही पढ़ा लिखा बड़े तजर्बे वाला बंदा चाहिए, तो वहाँ ये भी लिखवा देना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड। तो उन्होंने कहा नहीं सेठ तो उसे हायर करके, उसने हायर किया। उन्होंने कहा हायर मत करो, बस लिखवा दिया करना इश्तिहार में। तो उसके बाद अगले कई महीने तक पाकिस्तान में जब भी अखबार में कोई इश्तिहार आया और घर बैठे लोगों ने देखा, तो उसमें ये होता था कि अकाउंटिंग की नौकरी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट समथिंग करके रिक्वायर्ड है। तो फिर लोगों ने पूछना शुरू किया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। फिर सेठों ने भी देखा यार वो मेरे कंपेटिटर ने ऐड में चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगा हुआ है और मैंने मांगा हुआ है बीकॉम, तो ये कोई तूफ़ानी चीज़ होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उसने पता किया तो पता लगा कि ये तो दुनिया का सबसे मोअज़्ज़ज़ अकाउंटेंट होता है। तो उसने कहा मैं आइंदा से चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया करूँगा। तो उसे किसी ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट महंगे लोग होते हैं, तो वही वाले लोग, उनकी सैलरियाँ एकदम से बढ़ गई। उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए इंटरव्यूज़ में। और जब एम्प्लॉयर कहता था क्यों ज़्यादा पैसे, तो उन्होंने कहा जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो सेठ को खुद ही हो जाता था कि शायद मुझे
नहीं पता कि क्या चीज़ होती है। ये बंदा अगर इतने ज़ोरों शोर से बोल रहा है तो वो कहता था चल हम 4-5 दिन बाद आपको बताते हैं। 4-5 दिन जब तहकीक करता था अपने यारों दोस्तों से जो इधर उधर दूसरे मुल्कों में भी गए हुए हैं, तो पता लगता था कि ये तो एक बड़ा मजबूत किस्म का अकाउंटेंट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इज़्ज़त बनना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुख्तलिफ़ लोग इसमें ऐड होते चले गए। फिर उन्हें एक पूरा क्राइटेरिया बताया कि अब आप जो नए लोग आएंगे वो इतने इम्तिहान देंगे, इतनी ट्रेनिंग लेंगे, ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो बहुत देसी तरीके से इदारा शुरू हुआ। तो ये जो शुरू हुआ है वो तकरीबन ऐसे ही है कि एक बीकॉम वालों का एक बैच था जिन्होंने मिलकर बनाया है। ज़ाहिर है सीए तो बना ही नहीं सकते, सीए एग्जिस्ट ही नहीं करता तो बनाएगा कैसे। तो जो इनिशियल चंद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ऑनरेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। कंपिटेंस उनकी एग्जैक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली ही है, बस वो उतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरे। पता लगे आप जाके जो है ना वो कंपेन चला देंगे सर ने शुरू वालों को मुफ्त वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ऑनरेरी मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त के साथ जो अपनी कंपिटेंस की बेस पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो इदारे कभी कभी ऐसे भी बनते हैं कि वो लोग जिनकी वो क्वालिफ़िकेशन भी नहीं होती वो इदारा भी बना लेते हैं, वो उसके क्वालिफाइड भी हो जाते हैं और फिर आने वाले लोगों के लिए बड़े मुश्किल क्राइटेरियाज भी सेट कर देते हैं कि जिससे गुजर के वाकई ही एक कंपिटेंट इंसान उस कुर्सी तक पहुंच सके जिस कुर्सी पे वो लोग मौजूद हैं। ये थी दूसरी कहानी। कैमरा और पहले वी की वीडियो शेयर होने की वजह से इसमें से मैंने हल्का फुल्का सा पोर्शन स्किप कर लिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं कैमरा बंद करने का कहूँगा तो जो ऑनलाइन सुन रहा होगा ना वो कहेगा सर कैमरा बंद हुआ था तो क्या हुआ था। तो कैमरा बंद नहीं करते, समझ रहे हैं आप कैमरे वाले भाई? नहीं समझ रहे? तो जाहिर है हम बात कर रहे थे कि कैमरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर किसी और टाइम पे इस तरह की डिस्कशन कर लेंगे। हुआ ये कि फिर एक तीसरा इदारा, अब हम मज़ीद प्रोफेशनल साइड पे जा रहे हैं। अभी सबसे पहले छोटा रिक्शे वाला इदारा था, उसके बाद पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ अकाउंटिंग का इदारा। अब बात करते हैं एक और बंदा जो इंटरनेशनल सोच रखता है। एक भाई साहब एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए, जब दूसरे मुल्क गया तो उसको जॉब ही ना मिले। वो अपने मुल्क का अकाउंटेंट था और गालबन सर्टिफाइड या चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिस मुल्क से उसने मूव किया था। जब दूसरे मुल्क गया तो पता लगा वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फ़र्क है, वहाँ लोग बात ही अलग तरीके से कर रहे हैं। तो वहाँ जाके इसकी डिग्री इररिलेवेंट हो गई और जब वहाँ गया तो वहाँ का अलग निज़ाम, अलग सिस्टम वो सारा था। फिर जब इसने पता किया तो पता लगा कि दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में अलग तरीके से अकाउंटिंग होती है, अलग रूल्स हैं, अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि कोई ऐसा इदारा हो जिसमें सारे दुनिया के अकाउंटेंट्स को एक झंडे तले जमा कर लिया जाए। फिर इसने सर्च किया क्या ऐसा कोई इदारा है जो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स को एक जगह लेके आए। पता लगा कोई इदारा नहीं है। इसने पूछा इदारा क्या, पता लगा कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा आपने रजिस्टर कराना है तो आप कर सकते हैं। को बहुत ज़्यादा पैसों वाला आदमी नहीं था लेकिन जुनून था कि मैंने दुनिया भर के अकाउंटेंट्स को एक जगह इकट्ठे करना है। तो इसने क्या किया, एक इदारा रजिस्टर कराया और इस कमरे को अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो जो एक हिस्सा बनेगा उस साइज़ का उसका ऑफिस था वो, और उसके साथ एक सेक्रेटरी जो कि लीगल और ये सारे कागजी मामलों को देख रहा होता था। इन्होंने इदारा रजिस्टर करा लिया और नाम रखा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अब जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स बना दी तो उसके बाद भी चैन नहीं आया। बना तो दी है लेकिन इस कमरे के अंदर लोग हमें जानते हैं, दुनिया में तो लोग हमें जानते नहीं। अब इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए आपको सिर्फ अपने मुल्क के अकाउंटेंट से रब्ता नहीं करना, पूरी दुनिया से रब्ता करना, और पूरी दुनिया की इंडिविजुअल अकाउंटेंट्स से नहीं, बॉडीज़ से रब्ता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उस वक्त आईकैप बन चुका हुआ था जिस वक्त की मैं ये बात बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रब्ता नहीं करेंगे, आईकैप से रब्ता करेंगे, आप हमारे साथ मुंसलिक हो जाएँ। अब एक मुल्क में बैठा हुआ एक छोटे से कमरे में एक शख्स जो कि इदारा बनाता है, क्यों उस पर कोई भरोसा करेगा? इसने क्या किया, पहले 100+ मुल्कों को और उनकी बॉडीज़ को ख़त लिखे और ख़त में लिखा कि हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे मुल्कों में मेंबर्स मौजूद हैं और इस साल हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी बॉडी को इनकरेज करने के लिए फ्री कर दी है। तो अगर आप लोगों की अकाउंटिंग बॉडी हमारे साथ रजिस्टर होना चाहे तो इस साल उसके कोई चार्जेस नहीं है। और ये ख़त उठा के 100+ मुल्कों में भेज दिया। अब सोचें पाकिस्तान में हमारे पास एक ख़त आए और उस ख़त में एक इंटरनेशनल इदारा कह रहा हो कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, कोई चार्जेस नहीं है। तो कम से कम इतना तो हम पाकिस्तान के लिए कर ही सकते हैं कि हम ख़त का जवाब दे दें हाँ हाँ हम मेंबर बनना चाहते हैं और सुरखरू हो जाएं कि हाँ भाई हम एक इंटरनेशनल इदारे के मेंबर हैं।
तो 100+ जगह पे ख़त भेजा, कुछ लोगों ने ख़त देख के फाड़ दिया, उन्होंने कहा यार ये क्या, मतलब इस तरह से थोड़ी होता है। अब कल को ये इस मुल्क में बैठा हुआ एक अकाउंटेंट पूरी दुनिया पर राज करेगा, उन्होंने जनाब रिजेक्ट कर दिया। कुछ हमारे जैसे गरीब मुल्क थे या हमारे जैसे वो मुल्क जो कि ग्रो कर रहे थे, वो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा है, चलो ठीक है, हम एक इंटरनेशनल इदारे से भी जुड़े हुए होंगे। तो कुछ ने उस ख़त का पॉजिटिव जवाब दिया, कुछ ने उस ख़त को फाड़ के फेंक दिया, कुछ ने ख़त लहरा के कहा देखो इस तरह का ख़त आता है, देखो इससे मुझे ख़तरा है। अच्छा खैर ख़त भी तो डेंजरस हो जाता है ना, पूरी पूरी हुकूमत उलट जाती है। अच्छा, तो हुआ ये कि तकरीबन 1-2 महीने बाद कोई 30+ मुल्कों की बॉडीज़ रजिस्टर हो गई। अब जो बाकी जिनके नखरे थे उन्होंने कहा हम क्यों एक नए इदारे के मेंबर बने, पता नहीं इदारा क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री, हमने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा नाम सुना है। ये भाई साहब ने अब दोबारा रिवाइज़ ख़त लिखा। इस तरह के ये ख़त पिछले ख़त का रिमाइंडर है जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारा एक इदारा है जो इंटरनेशनली ऑपरेट करता है और बहुत सारे हमारे मेंबर मुल्क और बॉडीज़ भी हैं। ये ख़त एक रिमाइंडर के तौर पे हम भेज रहे हैं और इस दफ़ा हम अनेक्जर में अपने रजिस्टर्ड बॉडीज़ के नाम भी लिख के भेज रहे हैं, जो कि पिछले ख़त में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जिन्होंने हाँ कर दिया तो उन्होंने उन बॉडीज़ के नाम और उनके मुल्कों के नाम लिख के अनेक्जर लगाया और भेज दिया। अब वो मुल्क जिन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था, उन्होंने कहा यार ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल टूटी बजी बॉडी नहीं है, 30 से ज़्यादा मुल्क मौजूद हैं इसमें। तो देखा तो उसमें कुछ हल्के नाम भी थे, तो कोई एक आध सियाने मुल्क ने भी सोचा होगा हमारा जा क्या रहा है, रजिस्टर कराने में क्या हर्ज है। तो उनको कुछ अच्छे हल्के हर तरह के मुल्क नज़र आए। तो अब जो बकाया थे उनमें से भी आधे मोटिवेट हो गए, उन्होंने कहा फ्री है ना, जा क्या रहा है, रजिस्टर हो गए। तो एक छोटे से कमरे में बैठ के एक बंदा जो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठ के सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ कर रहा था, उसने 70+ मुल्कों को रजिस्टर कर लिया उस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स में। अब रजिस्टर तो कर लिया, काम कैसे हो? इसने सोचा काम अगर मैं करूँगा तो मेरी इंटेलिजेंस का फ़ायदा। इसने फिर कुछ बोर्ड्स बनाए कि हमारे कामों के कुछ बोर्ड्स होंगे, ऑडिट से रिलेटेड ये बोर्ड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड ये बोर्ड होगा, एथिक्स से रिलेटेड ये बोर्ड होगा, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड ये बोर्ड होगा। अलग अलग बोर्ड्स बनाए, फिर तमाम मेंबर्स को ख़त लिखा, उनसे कहा जी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के इस दफ़ा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें तमाम बोर्ड मेंबरान सेलेक्ट होंगे, आप चूँकि अभी नए नए मेंबर बने हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल वी थिंक कि आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आप अगर चाहें तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान को ख़त आए कि जी आप पाकिस्तान से नुमाइंदा भेजें और वो दुनिया की इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के एक बोर्ड का हेड बन सकता है, तो पागल हो गए। तो जनाब इलेक्शन की तैयारियां, बड़ा जोशो खरोश, अपने अपने मंशूर उठा के फिर उन्होंने जनाब तमाम मेंबर्स जो बॉडीज़ हैं उनके एड्रेसेस भी भेजे। अब सारे लोग अपने अपने मंशूर बना के सबको ख़त भेज रहे हैं। वो ईमेल वाला ज़माना तो था नहीं, तो वो धड़ाधड़ फैक्स जा रहे हैं, कागज़ जा रहे हैं, और फिर बहुत सारे मुल्कों ने इलेक्शन लड़ा और उनमें से कुछ मुल्कों के कुछ लोग मुख्तलिफ बॉडीज़ के हेड बन गए। फिर उनके अंदर कुछ कमेटियाँ बनी, फिर सब कमेटियाँ बनी, और ऐसे ही हुआ, सारा काम ख़तों पे हो रहा था। फिर उसके बाद हुआ कि अब हमारी कुछ एनुअल मुलाकातें होंगी, तो ये मुलाकात इस दफ़ा फ़लाना मुल्क में तय पाई है। अब ऐसे में मेंबर कंट्री को ना पूछते हुए बहुत ही गंदा लगेगा कि अच्छा फिर आने जाने का पैसा कौन देगा। अब ICAP को अगर वो कहें कि जी आपका बंदा मुंतखब हुआ है डायरेक्टर फ़लाना उसका बोर्ड का, और आपके नीचे 150 अकाउंटेंट्स हैं जो उस कानून साजी को तश्कील देंगे, तो हमारी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो टोरंटो में हो रही है, तो आप ज़रूर आएँ, और आप आएंगे तो फिर ही प्रोसेस चलेगा। तो ऐसे में कितना बुरा लगेगा कि ये पूछें कि अच्छा वो आने जाने के पैसे किसके ज़िम्मे, तो फिर ICAP स्पॉन्सर करेगा कि यार हमारा इदारा दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा है। तो हुआ ये कि लोगों के खर्चे से लोग खुद ही पहुँचते थे, खुद ही मीटिंगें करते थे, खुद ही सारी चीज़ें तय करते थे। फिर अगला प्रॉब्लम आया, स्टैंडर्ड्स कैसे बनाएं। स्टैंडर्ड में तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि चंद लोगों को बिठाया और उनसे बस उनकी डिस्कशन की बेस पे सब कुछ हो गया। फिर वही काम किया, एक ख़त लिखा सारे मेंबर बॉडीज़ को, उनसे कहा जी अब हम फ़लाना, फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसा स्टैंडर्ड हो जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो। तो ऐसे में हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग अपने खित्ते, अपने मुल्क के हिसाब से आपके जहन में जो सजेशंस हैं आप हमें वो भी भेजें। हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, लेकिन अभी हम उसको तब तक नहीं सारों से शेयर करेंगे जब तक हमारे पास इंडिविजुअल मेंबर्स के अपने अपने कमेंट्स ना आ जाएं। तो आप लोग बताएं आपके जहन में क्या अच्छे आइडियाज़ हैं जो स्टैंडर्ड में होना चाहिए। तो अब सोचें 70 मुल्कों ने जवाब दिया हो,
और अपने अपने हिसाब से अकाउंटेंट्स बैठे हों, 10-12 दिन बहसें हुई हों, बड़ा सोचा हो ये होना चाहिए, यूँ डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, इस तरह से हो, उन सब ने अपने अपने मशवरे भेजे। इन्होंने क्या किया, जो कॉमन मशवरे थे जो एक जैसे थे उनको जोड़ा, स्टैंडर्ड बना दिया। जो डिसेंटिंग व्यूज़ थे उनको स्टैंडर्ड के बाद रख दिया और लिख दिया डिसेंटिंग व्यूज़, यानी कि एक स्टैंडर्ड के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने पूरे स्टैंडर्ड की शक्ल सही से देखी नहीं देखी, तो स्टैंडर्ड शुरू में स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है और फिर बाद में उसके डिसेंडिंग व्यूज़ दिए होते हैं कि कौन कौन से मुल्क की कौन कौन सी बॉडी कहाँ कहाँ इख्तलाफ राय रखते थे। तो जो जो पॉइंट इस तरह के थे वो एंड पे डाल दिए इख्तलाफ में, और जो सेम थे वो बना दिए, और फिर उसकी कॉपी सबको भेज दी कि जी हमने आपसे जिस ड्राफ्ट का जिक्र किया था आपके भी 2-3 पॉइंट्स हमने एडजस्ट किए हैं। अब 70 मुल्कों ने अगर अपने रूल्स भेजे होंगे तो हर मुल्क के 5-6 रूल्स नज़र आ रहे होंगे हर मुल्क को, तो सबको लगा कि ये एक ओवरऑल स्टैंडर्ड था जिसमें हमारे मुल्क को इतनी अहमियत मिली कि हमारे मशवरे दिए हुए भी 4-5 पॉइंट्स इसमें आ गए। तो उसको एक दफ़ा दोबारा उनको भेजा और कहा कि इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आपके जहन में है तो आप बता दें। तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड आया, खूबसूरत बात ये थी कि फाइन ट्यून था, खूबसूरत बात ये थी कि वो 70 के 70 मुल्क उसको ओन कर रहे थे कि हाँ भाई ये तो हमारे ही मशवरों से बना है और हम भी इसमें शामिल थे, और वो सबके लिए एक्सेप्टेबल भी था और सबको ऐसा लगा कि ये एक बॉडी है जो बैठ के ये सारा काम कर रही है। तो ये है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो स्टार्ट होती है एक छोटे से कमरे से और साल के अंदर 70+ मुल्कों पे पहुंच जाती है। आज इस वक्त ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी बॉडी है। हमारे सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू आईफैक एंड IAAS भी है। आईफैक और एक बोर्ड जो कि ऑडिट और अश्योरेंस को डील करता है वो हमारे सिलेबस में है। तो सिलेबस एरिया बहुत छोटा सा है और आईकेप ने समझे को 20 साल में 1-2 दफ़ा ही पूछा है इसके बारे में हल्का सा। तो हमारे सिलेबस में है इंट्रोडक्शन आईफैक का और इंट्रोडक्शन IASB का। तो ये जो कहानियाँ सुनाई हैं इसका किताब में लिखी हुई चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि जब इरादा होता है ना कि आपने एक इदारा बनाना हो, तो चाहे वो एक छोटी सी रिक्शा यूनियन हो एक शहर की, या वो एक मुल्क का अकाउंटिंग का प्रीमियम इदारा हो, या वो दुनिया का ऐसा इंटरनेशनल सेटअप हो जो कि दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा हो, सिर्फ एक अच्छा विजन चाहिए और एक अच्छे तरीके से आपने कम्युनिकेट करना होता है तो थिंग्स बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो अब किताब से पूछते हैं कि हमें आईफैक और IASB के बारे में क्या बताना चाहती है। इंट्रोडक्शन टू आईफैक एंड IAASB। आईफैक के बारे में उन्होंने कहा आईकेप इज़ अ मेंबर ऑफ, मुफ्त में लेगी तो लेंगे ना एनुअल। अब आजकल शायद एनुअल रजिस्ट्रेशन देनी पड़ रही हो, लेकिन शुरू बड़ा मज़ेदार। आईफैक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए। इसके 175 मेंबर्स हैं और 130 मुल्कों में नुमाइंदगी है। मैं आपको शुरू की कहानी बता रहा हूँ, ये आज की कहानी बता रहे हैं, और ये भी तकरीबन 1.5 साल पुरानी फिगर्स हैं। चूँकि वो आईकेप अपनी किताब अपडेट करेगा तो फिर हम इसे अपडेट करेंगे। आप वेबसाइट पे जाके इसके आप आईफैक लिख के सर्च कर सकते हैं लेटेस्ट स्टैट्स। जो अकाउंटेंट्स को पब्लिक प्रैक्टिस यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशन, तालीम, गवर्नमेंट सर्विस, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इन सब में फैले हुए हैं। आईफैक वो स्ट्रक्चर देता है, वो प्रोसेस देता है जो सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट, अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो मर्जी लिख दें, आपने आईफैक लिखने और नीचे छोड़ ही जाना है। कमाल इदारा है, ट्रेनिंग्स कराता है, अकाउंटेंट्स को एक झंडे तले जमा करता है, एजुकेट करता है, स्टैंडर्ड्स देता है, स्टैंडर्ड्स में हेल्प करता है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। जो जो अच्छा सोचेंगे वो इसका मकसद ज़रूर होगा। दुनिया भर के अकाउंटेंट्स के लिए कुछ भी अच्छा सोच लें, उनकी नौकरियों के बारे में सोचता है, उनके जो स्टैंडर्ड्स की अलाइनमेंट है उसको देखता है, उनकी प्रोफेशन में ट्रेनिंग्स वगैरह देता है, उनको एथिक्स देता है, वो सारे काम ये करता है। आईफैक प्रमोट इट्स वैल्यूज़ ऑफ इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड, अगेन फिर कुछ याद नहीं करना, आईफैक लिखना है और आप अपनी तरफ से कुछ भी अच्छी बातें लिख देंगे तो आईकेप पेपर चेक करते हुए उसको मान लेगा, चूँकि वो भी यही मानता होगा। ठीक, तो आईफैक थोड़ा सा समझ आया। आईफैक में 4 बोर्ड्स हैं, 4 सब इदारे हैं जो मिलके काम करते हैं, तो आईफैक काम करता है। IAASB इंटरनेशनल ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये कि ना SB स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये कॉमन है, I इंटरनेशनल है, तो बस दरमियान में देखते हैं। इंटरनेशनल ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन का स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये बोर्ड गवर्नमेंट सेक्टर की अकाउंटिंग के बारे में गाइडेंस देता है, ये बोर्ड एथिक्स को देखता है,
ये बोर्ड अकाउंटिंग की एजुकेशन ट्रेनिंग को डील करता है और ये वाला बोर्ड ऑडिट और अश्योरेंस को डील करता है। यानी ऑडिट और अश्योरेंस भी किसी ऑडिट नामी किसी इदारे के अंडर नहीं आती, आईफेक के अंडर आती है। हाँ, आईफेक ओवरऑल इदारा है, लेकिन जो मेन हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। यहाँ तक बात समझ आई? तो ये 4 नाम है, आप 3-4 दफ़ा देखेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि IASB का जिक्र अक्सर होगा और ये IASBA का इनका कोड ऑफ एथिक्स है, इसका भी सिलेबस में जिक्र होगा। तो ये 4 तरह के बोर्ड्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें हम आते हैं अपने बोर्ड के अंदर IAASB, ये इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ये हाई क्वालिटी की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आप वेरी हाई भी लिख देंगे चलेगा, ये हाई क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाते हैं, ऑडिट, अश्योरेंस और मुख्तलिफ तरह के और रिलेटेड स्टैंडर्ड। ये फैसिलिटेट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑडिटिंग। नेशनली जो चल रहा है और जो इंटरनेशनल चल रहा है उनको आपस में मर्ज कर देते हैं। आपको प्रोसेस याद है कि उनके मुल्क से कुछ बातें पकड़ी, कुछ ओवरऑल पकड़ी, कुछ किसी और मुल्क से पकड़ी और सारों को आपस में। तो प्रोसेस तो मज़ा का खेस था, लेकिन आउटकम बड़ा प्यारा निकला। एक ऐसा स्टैंडर्ड बन गया जो 70 मुल्कों के लिए काबिल कबूल था। और अब हर जगह जब वही स्टैंडर्ड चल रहा होगा तो एक मुल्क में नौकरी करता हुआ दूसरे मुल्क में जाएगा तो उसे कोई एक्स्ट्रा तालीम की ज़रूरत नहीं है, उस मुल्क में भी वही स्टैंडर्ड चल रहे होंगे। तो इनकी कोशिश ये है कि दुनिया में छाएं, लेकिन अभी भी दुनिया के कुछ हिस्से इनके अंडर नहीं आ रहे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने कैप्चर किया हुआ है आईफेक ने। अमेरिका हमेशा किसी की नहीं सुनता, ठीक है, तो वो ज़रा अमेरिका में रजिस्टर हुआ था ये इदारा, और यूके इसका सबसे बड़ा हामी है। तो ये भी दुनिया के ना मसलो मसाइल हैं। खैर, IASB के अंदर जो चीज़ काम की है वो ये है कि इसने क्या क्या स्टैंडर्ड्स दिए हैं। इसने स्टैंडर्ड्स दिए हैं ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ISRE। IS तो कॉमन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो आपने एंड पे देखना है। A का मतलब ऑडिटिंग, RE का मतलब रिव्यू एंगेजमेंट्स, राइट पे मकसद लिखा हुआ है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और मेरे सामने अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, तो अगर मैं कहूँगा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है तो आप तो फर से जवाब दे देंगे। क्या होती है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन? जो गुजरी हुई है, ये जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ये हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन। एक होती है प्रोस्पेक्टिव या प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन, कि आप अगले 3-4 साल की प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं। ये जो हिस्टोरिक होती है ये होती है जो अकाउंट्स बन चुके हैं उनको हिस्टोरिक कहते हैं। तो जो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए, यानी अब हम प्रोस्पेक्टिव का नहीं कर रहे, जो बने हुए हैं सामने मौजूद है उनका कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो ISA है, और इनका रिव्यू करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं RE। फिर ISAE, अश्योरेंस की एंगेजमेंट। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाली भी तो 2 अश्योरेंस है, जुमला देखें, वो वाली अश्योरेंस एंगेजमेंट जो ऑडिट और रिव्यू से हटके होंगी। तो दुनिया की इन 2 से हटके कोई सी भी तरह की एश्योरेंस होगी वो स्टैंडर्ड में आएगी, लेकिन अगर रिव्यू होगा तो उसके खास स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और ऑडिट होगा। तो हमारी फील्ड में ये 2 असाइनमेंट्स बहुत मशहूर हैं, ऑडिट और रिव्यू, लेकिन दुनिया भर में सैकड़ों हज़ारों एश्योरेंसेज हो सकती हैं। तो किसी भी और एश्योरेंस को डील करेगा ये जनरल स्टैंडर्ड्स, लेकिन ऑडिट आ गया तो हम ISAs फॉलो करेंगे, रिव्यू आ गया ISRE फॉलो करेंगे। ये बात समझ आई? देन रिलेटेड सर्विसेज, ISRS। सम टाइम आप ऑडिट रिव्यू नहीं करते, आप सब्जेक्ट मैटर चेक नहीं करते, आप सब्जेक्ट मैटर बना के देते हैं। हम अकाउंटेंट्स को 2 और तरह की असाइनमेंट्स बहुत शौक से मिलती हैं। एक क्लाइंट हमें कहता है ये डाटा पकड़ो, हमें अकाउंट्स बना दो, तो हम ऑडिटर नहीं होते, हम उनके प्रोफेशनल एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिसमें हम उनको अकाउंट्स बना के देते हैं। वो कहते हैं डाटा पकड़ो, रिटर्न बना दो। अच्छा, ये 3 कंपनियां हमारी, ज़रा इनको कंसोलिडेट कर दो। तो ये इस तरह की असाइनमेंट्स होती हैं जो ऑडिट नहीं होता, इसको हम कहते हैं रिलेटेड सर्विसेज। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्लाइंट हमें डाटा देता है और हम उसको जोड़ के उनको कोई इन्फॉर्मेशन बना के देते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्लाइंट जो हमें कहता है हम वो कर देते हैं। वो आपको बुलाते हैं, कहते हैं जी हम आपको कुछ पैसे देंगे, हमारी डेप्रिसिएशन की जो शीट है वो रिकंसाइल नहीं हो रही, हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप बैठे डेप्रिसिएशन की शीट देखिए, रिकॉर्ड देखे, 3-4 दिन लगाए, उसको रिकंसाइल करके उनके हवाले कर दिया, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। उन्होंने कहा जी हमारे स्टेटमेंट्स टैली नहीं हो रही, हमारे प्रॉब्लम आ रहा है, हमें एक इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो एक फर्म को बुलाया, उसने इन्वेस्टिगेशन कर दी, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का उर्दू तर्जुमा फरमाइशी प्रोग्राम।
जब क्लाइंट आपको बुला के कहे मैंने पैसे देने हैं और आपसे एक अकाउंटिंग की सर्विस चाहिए, तो आपने फिर कहना है बस पैसे दे रहे हो ना, बताओ कौन सी सर्विस। तो आपको बुला के कोई अकाउंटिंग की सर्विस लें तो वो रिलेटेड में आएगा, कोई और इस तरह से चीज़ें कंपाइल करने की सर्विस दें वो इसमें आएगा। लेकिन जब वो कहेगा ये अकाउंट्स हमने बनाए हैं और तुमने चेक करने हैं, वो ऑडिट होगा या रिव्यू होगा। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो वो ऑडिट देंगे और अगर कम टाइम होगा तो रिव्यू देंगे। क्या ये ISRS समझ आए? फिर आते हैं ISQC। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसको यहाँ पे देखते हुए, 1.5 साल पहले ख़त्म हो चुका है ISQC। अब क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड नहीं है, अब ISQM है, क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले ISQC 1 एक होता था स्टैंडर्ड, अब उसको ख़त्म कर दिया पीछे से, अब होता है ISQM 1 और ISQM 2। मतलब इसको आए हुए इतना टाइम हुआ है कि साल पहले ICAP ने मेरा इस पर सेमिनार करवाया था और मुझे अभी खुद अपनी क्लास में खड़े होकर दुख हो रहा है कि इतनी पुरानी बात लिखी हुई है। ICAP को कहा हुआ भी ऐसे चेंज करने, लेकिन इस दफ़ा ना वो इस मूड में नहीं थे। खामखा किसी किताब को चेंज करते, उन्होंने कहा अब आगे नई स्कीम के ऊपर तो काम करना ही है, उसी वक्त एक ही दफ़ा सारी चेंजेस कर लेंगे। तो बहरहाल जो लिखा हुआ है किताब में फ़िलहाल आपके लिए वो वैलिड है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अब एग्जिस्ट नहीं करते। अब ISQM 1 और ISQM 2, क्वालिटी मैनेजमेंट 1, क्वालिटी मैनेजमेंट 2, ये 2 स्टैंडर्ड हैं जो चल रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये ऊपर के सारे स्टैंडर्ड्स में अच्छी क्वालिटी कैसे लेके आनी है उसके बारे में गाइड करते हैं। आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसी रखनी है, टीम किस कैलिबर की होनी चाहिए, आपने स्टैंडर्ड्स किस तरह से फॉलो करने हैं, अपॉइंटमेंट के वक्त क्या बातें करनी है, वो ये स्टैंडर्ड बताते हैं। तो याद क्या रखना है, IAASB के अंदर 5 तरह के स्टैंडर्ड हैं। आपको तो मैं इस तरह का तजुर्बा कभी कभी कर लेता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। ओए होए, वही वाले भाई, देखते हैं अब आज इन्होंने वो अलर्ट रहने की कोशिश की या नहीं की। हाँ जी, 5 हैं, आप 3 बता दें। ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ISRE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट के। उनका बस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखें थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ा सा हिम्मत करें। ऑडिटर रिव्यू के अलावा भी एक बड़ा वर्ड होता है इन 2 से, अश्योरेंस। ISAE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। 2 छोड़े कौन से? ISQC क्वालिटी कंट्रोल, ISRS रिलेटेड सर्विसेज। तो अगेन वही वाली बात है कि इधर रटे नहीं मारने पड़ते, इधर 2-3 दफ़ा देखते हैं तो शायद आज के बाद, आज शायद पहली दफ़ा पढ़ते हुए आपको दिक्कत हो। मैं आज से अगर 50 साल बाद भी मैं और आप अगर दोनों ज़िंदा हुए और मैं आपसे पूछूं ISA क्या होता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको पता होगा और आपने रट्टा भी नहीं मारा होगा। ऑडिट प्रैक्टिकल पेपर है, इसको ये हमारी ना पर्सनैलिटी में ऐड हो जाता है। बाकी पेपर हम पढ़ते थे पास करने के लिए, ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमने करना ही ये काम है। अगर आपने आगे जाके फर्म बनाई तो आपकी रोज़ी रोटी ऑडिट से वाबस्ता है, और अगर आप फर्म में जाके सीख रहे हैं तो भी आपको ऑडिट का बड़ा अच्छा पता होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल पेपर है, मज़ेदार पेपर है, तो इसमें हमें रट्टे नहीं मारने होते। और अच्छी बात है, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो रट्टे मारने चाहिए भी नहीं हमें। तो ISA याद रहेगा। ISRE और AE उसमें रिव्यू एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो थोड़ा सा IA से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, RS रिलेटेड सर्विस हो गया। तो ये मोटी मोटी सी चीज़ें यहाँ हैं। अब किताब में जब जाएंगे तो कुछ और बातें लिखी होंगी कि स्टैंडर्ड बनता कैसे है। फिर आपने वो नहीं बताना जो मैंने आपको बताया है, आप बताएंगे सबसे पहले IFAC वाले एक या IASB वाले एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर ये मेंबर्स को वो ड्राफ्ट भेजते हैं, फिर मेंबर से कहते हैं आप लोग अपने अपने इस पर मशवरे दें, फिर जब मशवरे देते हैं तो उनके मशवरे इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर जो फाइनल ड्राफ्ट बनता है एक्सपोजर ड्राफ्ट वो फिर से भेजते हैं, उसके अंदर फाइनल इनपुट लेते हैं, और अब जो स्टैंडर्ड बनता है वो बड़ा खूबसूरत किस्म का स्टैंडर्ड होता है। फिर इसमें कुछ प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स भी होती हैं। समटाइम किसी सेक्टर में बैंक को ऑडिट करते हुए एक्स्ट्रा एहतियात क्या करनी है, इंश्योरेंस को ऑडिट करते हुए एक्स्ट्रा एहतियात क्या करनी है, तो वो प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स, प्रैक्टिस नोट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज ये टॉपिक तो ज़रा बोर सा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि कहानी से आपको बात थोड़ी सी समझ आए कि इदारे क्या होते हैं, किस तरह से चलते हैं। तो हमारा जो आज का टारगेट था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू IFAC और IASB। किताब अगर देखें तो ले जी, पेज नंबर 10 आपके पास जो हैंडआउट का है वो आपने देखना है, याद शायद अभी कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट पेज पे तकरीबन आपने सबसे नीचे लिखा हुआ है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, उससे ऊपर आप पढ़ के आ सकते हैं। किताब ने जज्बाती होगी ये तक बता दिया है कि एक ऑडिट के स्टैंडर्ड में नॉर्मली कंटेंट्स क्या होते हैं। अब हमारे सिलेबस में ये ओपन बुक एग्जाम नहीं है,
अगर ओपन बुक एग्जाम होता तो मैं आपको स्टैंडर्ड की शक्ल दिखा के समझाता। इन्होंने बताया कि हर स्टैंडर्ड में, अगर आप देखें ज़रा इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, हर आईएसए में एक इंट्रोडक्शन होगा, हर आईएसए में हर स्टैंडर्ड में उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होगा, उसकी डेफिनेशंस दी होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट दी होगी और उसकी एप्लीकेशन के मैटर्स दिए होंगे। अब मुझे नहीं पता आप लोग ओपन बुक को लेके कितने सीरियस थे। FR1 में ओपन बुक था या आपके आने से पहले ख़त्म हो गया था? अदरवाइज़ अगर आपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड कभी अकाउंटिंग का देखा हो तो उसमें कुछ बोल्ड पैराग्राफ होते हैं, कुछ नीचे उसकी वजाहत देने वाले पैराग्राफ होते हैं, शुरू में मकसद दिया हुआ होता है, डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। तो आईएसए में भी तकरीबन इसी तरह से होता है, इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसका मकसद दिया होता है, डेफिनेशंस दी होती हैं, फिर कुछ मेन पैराज होते हैं जो गाइडेंस देते हैं और कुछ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होते हैं जो उसकी वजाहत दे रहे होते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि ये पोर्शन क्यों किताब में है। जब आपने ओपन बुक नहीं करना या स्टैंडर्ड नहीं दिखाना लोगों को, तो एक स्टैंडर्ड में टिपिकली क्या होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो उन्होंने बता दिया, हमने माइंड नहीं किया ज़्यादा। तो ये आपने पढ़ के आना है। अच्छा, किताब में अगर कहीं ट्यूटर नोट लिखा नज़र आए, पेज 11 पे यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं और ट्यूटर नोट लिखा हुआ है। अगर आपने इससे पहले मेरी कोई बुक यूज़ की हो तो ट्यूटर नोट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो ICAP की किताब में नहीं है, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि मैं उस टाइम पे उसकी वजाहत आपको दे दूँ, क्योंकि ऊपर कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन लिखा हुआ है लेकिन किताब ने ICAP की उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैंने ट्यूटर नोट डाल दिया और उसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आप रट्टा मत मारें, ऑडिट को आप समझ के चल रहे हो। तो ट्यूटर नोट कहीं नज़र आए तो सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है, ये नहीं सोचना कि ये सिलेबस का पार्ट है। तो ये 1.5 सफ़ा आप लोगों ने कल पढ़ के आना है। कल इंशाल्लाह ताला हम आगे चलते हैं और ये जो हमारे छोटे छोटे से रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आगे की तरफ हैं, हम इंशाल्लाह इनको कवर करते हैं। अल्लाह ताला 1:15 बजे क्लास को इंशाल्लाह एट एनी कॉस्ट वाइंड अप कर देंगे।